कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के सामने आने के बाद वैज्ञानिक उस गुत्थी को सुलझाने में लगे हैं कि क्या ओरिजिनल वैक्सीन को अपडेट करने की जरूरत है या काम कई चरणों में होता है। इसमें कुछ वक्त लग सकता है। ऐसे में ओमिक्रॉन पूरी दुनिया के लिए कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की तरह परेशानी का सबब बन सकता है। सवाल यह है कि टीकों को अपडेट करने की जरूरत क्यों पड़ेगी। मूल रूप से यह एक सवाल है कि क्या वायरस इतना बदल गया है कि मूल टीके द्वारा बनाई गई एंटीबॉडी अब नए परिवर्तित रूप को पहचानने और रोकने में सक्षम नहीं है। दरअसल कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन का उपयोग मानव कोशिकाओं की सतह पर ACE2 रिसेप्टर्स से जुड़ने और उन्हें संक्रमित करने के लिए करते हैं। सभी mRNA कोविड-19 टीके मैसेंजर RNA के रूप में निर्देश देकर काम करते हैं, जो कोशिकाओं को स्पाइक प्रोटीन को बिना नुकसान पहुंचाने वाला संस्करण बनाने के लिए निर्देशित करते हैं। यह स्पाइक प्रोटीन तब मानव शरीर को एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित करता है। यदि कोई व्यक्ति कभी भी कोरोना वायरस के संपर्क में आता है तो यह एंटीबॉडी कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन से जुड़ जाते हैं और इस प्रकार उस व्यक्ति की कोशिकाओं को संक्रमित करने की उसकी क्षमता में बाधा डालते हैं। ओमिक्रॉन स्वरूप में इसके स्पाइक प्रोटीन में परिवर्तन का एक नया पैटर्न होता है। ये परिवर्तन वर्तमान टीकों से मिली एंटीबॉडी के स्पाइक प्रोटीन को बांधने की कुछ एंटीबॉडीज की क्षमता को बाधित कर सकते हैं, लेकिन शायद सभी की नहीं। यदि ऐसा होता है तो टीके लोगों को ओमिक्रॉन प्रकार से संक्रमित होने और उसका प्रसार करने से रोकने में कम प्रभावी हो सकते हैं। मौजूदा mRNA टीके जैसे कि मॉडर्ना या फाइजर द्वारा बनाए गए टीके कोरोना वायरस के मूल स्वरूप से स्पाइक प्रोटीन के लिए कोड बनाते हैं। एक नया या अपडेट टीके में mRNA निर्देशों को ओमिक्रॉन स्पाइक प्रोटीन के लिए कूट बनाना होगा। इस नए स्वरूप से मूल स्पाइक प्रोटीन के आनुवांशिक कोड की अदला बदली करके एक नया टीका ऐसी एंटीबॉडीज बनाएगा जो ओमिक्रॉन वायरस को अधिक प्रभावी ढंग से बांधेगा और कोशिकाओं को संक्रमित करने से रोकेगा। जिन लोगों को पहले से ही कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है या जो पहले से संक्रमित हैं, उन्हें नए टीके की केवल एक अतिरिक्त खुराक की आवश्यकता होगी ताकि न केवल नए स्वरूप से बल्कि अन्य स्वरूपों से भी सुरक्षा मिल सके जो अब भी मौजूद हो सकते हैं। यदि ओमिक्रॉन डेल्टा से अधिक खतरनाक स्वरूप के रूप में उभरता है तो जिन लोगों का टीकाकरण नहीं हुआ है उन्हें केवल अपडेट टीके की 2-3 खुराक प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। यदि डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों मौजूद हैं तो लोगों को वर्तमान और अपडेट टीकों का एक मिश्रण मिलने की संभावना है। एक अपडेट mRNA टीका बनाने के लिए आपको 2 अवयवों की आवश्यकता होती है, एक नए प्रकार से स्पाइक प्रोटीन का जीनोम सीक्वेंसिंग और एक DNA टेम्पलेट जिसका उपयोग mRNA बनाने के लिए किया जाएगा। अधिकतर जीवों में DNA mRNA बनाने के लिए निर्देश प्रदान करता है। चूंकि शोधकर्ताओं ने ओमिक्रॉन स्पाइक प्रोटीन के लिए आनुवांशिक कोड पहले से ही प्रकाशित कर दिया है, इसलिए केवल स्पाइक प्रोटीन के लिए एक DNA टेम्पलेट बनाना बाकी है जिसका उपयोग नए टीकों के mRNA भाग का उत्पादन करने के लिए किया जाएगा। एक नया mRNA टीका बनाने के लिए आवश्यक DNA टेम्पलेट तैयार करने में केवल 3 दिन लगते हैं। फिर प्रयोगशाला में जांच के लिए mRNA टीके की पर्याप्त खुराक का उत्पादन करने में लगभग 1 सप्ताह और टेस्ट ट्यूब में मानव कोशिकाओं पर प्री क्लिनिकल जांच करने के लिए 6 सप्ताह का समय लगेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि एक नया टीका प्रभावी है। इसलिए 52 दिनों के भीतर वैज्ञानिकों के पास एक अपडेट mRNA टीका हो सकता है जो निर्माण प्रक्रिया में शामिल करने के लिए तैयार हो और मानव क्लिनिकल परीक्षण के लिए खुराक का उत्पादन शुरू कर सके। अगर यह पता चलता है कि ओमिक्रॉन या भविष्य का कोई स्वरूप सामने आने पर एक नया टीका जरूरी होता है तो कंपनियां पहले से ही पूरी तैयारी कर चुकी हैं और चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।